Hello everyone. Greetings students. I'm very happy to introduce Karishma who has secured All India rank 61 in Engineering Services Examination 2023. And students, today करिश्मा से हम लोग वो सारी बातें जानना चाहेंगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगी। और आप सभी को पता है कि कोई एक प्लान हर किसी स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं करती, बट अगर हम लोग जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनकी बातें, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज, चैलेंजेस सी फेस्ड, अगर ये सब हम एक बार सुन के और अपनी प्लानिंग को बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजाइज करें तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए आज हम लोगों ने करिश्मा को यहां पे इनवाइट किया है। और फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिमार्केबल अचीवमेंट करिश्मा एंड वेलकम, वेल डन। थैंक यू सो मच सर। अच्छा करिश्मा, हम यहां आज जानना चाहेंगे कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए पहली बार कहां पे ये मोटिवेशन मिला और क्यों आपको ऐसा लगा कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? सर बेसिकली मैंने 2021 में मेरा एमटेक खत्म हुआ। ठीक तो है। बाय द एंड ऑफ 2021 मैंने आई वाज एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस कि मैं क्या कर सकती हूँ आगे आफ्टर माय एमटेक। तो जब मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में सोचा, द प्लेटफॉर्म विच इट गिव्स टू द इंजीनियर्स बहुत डाइवर्स है। ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ 2021 आफ्टर माय एमटेक मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज देना है। एंड तब भी मैंने मतलब मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा वैसे ही आया था जब मैंने खुद ने तब टॉपर स्टॉक्स देखे थे। तो या 2021 के एंड से मेरी जर्नी। मेरा दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बच्चे हमसे भी पूछते हैं कई बार कि गेट हो गया या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गया, मैं आखिर प्रिपेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को ही क्यों करूं और क्यों आपको लगा कि आप क्वालिफाई कर सकते हो और आपने किया? कुछ ऐसा मतलब कोई इंटरव्यू गाइडेंस देख के मोटिवेशन कहां से मिला, ये मैं जानना चाह रहा था। सो मोटिवेशन तो मुझे टॉपर स्टॉक्स देख के ही काफ़ी मोटिवेशन मिला था। Good. जब मैंने 21 के एंड में मैंने काफ़ी टॉपर स्टॉक्स देखे थे तब। तो उन सब की जर्नी देख के एंड ऑल्सो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है टू वर्क इन, तो वो सारी चीज़ें जब मेरे दिमाग में एक साथ आई तब मुझे हौसला मिला कि नहीं, दिस इज समथिंग विच आई शुड रियली गो फॉर। तो सोच सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ये जो इंटरव्यू सेशन होता है एक तरह से कह लो हमारी सिंपल सक्सेसफुल कैंडिडेट से जो बातचीत होती है वो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं यही इनसे जानना चाह रहा था। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले करिश्मा, मैं थोड़ा सा आपके एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। सर मेरा 12th तक जो एजुकेशन है वो मेरे होम टाउन नासिक महाराष्ट्र में ही हुआ है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है वीएनआईटी नागपुर से। अच्छा, वीएनआईटी नागपुर से। Yes, गुड। 2017 में। उसके बाद मेरा हमेशा से ही था कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है। तो उसके बाद मैंने पहले आईआईटी मद्रास ज्वाइन किया था, बट इन बिटवीन मैंने वो छोड़ के आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया था एमटेक स्ट्रक्चर्स में। एंड देन 2021 में मेरा वो ख़त्म हुआ। उसके बाद बीच में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही थी, देन मैंने पेपर्स लिखे, वो बाहर आउटसाइड इंडिया प्रेजेंट किए। देन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज में आना है। एंड रही फैमिली की बात, मेरे फैमिली में मेरे फादर मदर है एंड मेरे फादर खुद भी सिविल इंजीनियर है एंड मेरी सिस्टर है वो गायनोकोलॉजिस्ट है एंड मेरा एक भाई है छोटा। तो मैं हम ये कह सकते हैं एक रोड मैप इनको फैमिली से ही मिल गया। ऑलरेडी इनके फादर जो कि इनके सपोर्ट सिस्टम थे, मतलब वहां से इन्होंने ये सब करने के लिए जो इनको आसान बना रास्ता। अच्छा करिश्मा, दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि देखो जब आपने क्लासरूम में या क्लासरूम के ड्यूरेशन में जो प्रिपरेशन की, देखो बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, किस तरह का एग्जाम प्रेशर आपने हैंडल किया 1 मंथ पहले और पूरे ईयर में क्या शेड्यूल रहा आपका पढ़ाई का? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि इधर आप क्लास भी चल रही है, फिर इधर आप घर पे भी, कैसे आप मैनेज करते थे? थोड़ा अगर उसके बारे में फोकस करें। जब मैंने कोचिंग लास्ट ईयर ही ज्वाइन की थी यहाँ अच्छा। पे IES मास्टर्स में 2022 मई में।
तो शुरू से मेरा फोकस यही था कि जो भी क्लास में चीज़ें कवर कर रहे हैं वो बैकलॉग क्रिएट ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जैसे एक एक दो दो सब्जेक्ट चलते हैं तो तब कुछ लगता नहीं है, क्योंकि ऐसे लगता है कि हाँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत होता है। बट जैसे जैसे हम आगे जाते हैं चीज़ें पाइलअप होने लगती है, जी। क्योंकि हमारा बैकलॉग बहुत सारा पाइलअप होते जाता है। तो मेरा हमेशा से ही टारगेट ये था कि जितना बैकलॉग ना रहे उतना अच्छा है, सो दैट जो भी सर पढ़ाते थे तो मैं उसे यूजुअली डेली रिवाइज करती थी, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना एंड ये सब चीजें। तो आप समझिए प्रीलिम्स के लिए यही था। स्टूडेंट्स, आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जैसे ही आप क्लास में करते हैं, उसकी एक तो टॉपिक मास्टरी, यू कैन से रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन, अपने नोट्स बनाना, और जो सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसको भी टच में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो करिश्मा की बातों से पता चल रहा है, हम लोग क्लास में भी ऑलरेडी बताते हैं, ठीक है, कि बैकलॉग कभी क्रिएट नहीं होने दो और कोई भी सब्जेक्ट आपके टच से ना छूटे। अच्छा करिश्मा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, वो ट्रम्पेंट मोमेंट शेयर करिए जब पहली बार आपको पता चला कि आप फाइनली क्वालिफाई कर गए। क्या लगा आपको रिजल्ट देख के? उस टाइम का थोड़ा सा क्या फीलिंग थी आपकी, वो शेयर करें। सर मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स में थोड़ा स्कोर कम था, तो मुझे पता था कि मैं प्रीलिम्स में काफ़ी पीछे हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मेरा ऐसा था कि मैं मार्जिनल केस होंगी, मतलब थोड़े एक दो नंबर से छूटेगा। बट मैंने खुद ने रिजल्ट नहीं देखा था, मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया एंड उसने मुझे बताया कि तेरा 61 रैंक है। पहले तो मैंने बोला था कि ढंग से चेक करना कि मेरा ही नाम है क्या। जब फिर मैंने खुद ने चेक किया, देन हाँ वो बहुत सरियल मोमेंट था, बहुत ही अच्छा फील हुआ था। जी जी। एंड अच्छा दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपने किसको कॉल किया कि ये बताने के लिए मेरा फाइनल सिलेक्शन ईएससी में हो चुका है? हाँ मेरे मम्मी पापा। मम्मी पापा। हाँ गुड डिप्लोमेटिक आंसर कि इन्होंने ना फादर को कहा ना मदर को कहा। गुड। नहीं सर, एक्चुअली मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल किया था दोनों को। गुड गुड। मतलब कहने का ये है कि रिवीजन, प्रैक्टिस और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करिश्मा एक बात और जानना चाहेंगे कि ये मतलब टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में आपने कैसे किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने जो हम लोग बातचीत करते हैं, जो बच्चा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, बट किसी किसी बच्चे का टाइम मैनेजमेंट की वजह से मतलब प्रिपरेशन नहीं है भी अच्छी, फिर भी वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए और क्वेश्चन छूट गए एग्जाम में। सर इसके लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप एक एनालाइज कर सकते हो खुद के स्ट्रैटेजी को, जो आप मेरे एग्जाम में फॉलो करोगे। बिल्कुल। बीट टाइम मैनेजमेंट, बीट द वे यू सॉल्व द क्वेश्चंस और यू थिंक योर स्ट्रैटेजी शुड बी। तो आपको आपके जो भी आप डिसाइड करते हो आपके लिए, उसके लिए टेस्ट सीरीज सबसे बेहतर है जहाँ पे आप खुद को टेस्ट कर सकते हो एक्चुअली। तो मुझे लगता है चाहे मेंस हो प्रीलिम्स हो, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट वे। मतलब स्पेशली मेंस में इतना कम समय होता है, हमें सब एक्यूरेटली सब लिख के प्रॉपरली सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए तो टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट वे। आई वुड से कि टेस्ट सीरीज रिलीजियसली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड नॉट ओनली टेस्ट सीरीज बस जाके सॉल्व करना, ऐसे नहीं, कि उसको एनालाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। कि आपने एक टेस्ट दिया तो आपकी क्या गलतियाँ हुई, कहाँ गलतियाँ हुई, कॉन्सेप्चुअल एरर था या कैलकुलेशन मिस्टेक थी या कुछ और था। तो टेस्ट सीरीज देने के साथ साथ उसको एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब चीज़ें इन द प्रोसेस आपको इम्प्रूव करती है। तो स्टूडेंट्स बात समझिए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एनालिसिस भी अकॉर्डिंग टू करिश्मा, और ये बात भी हम लोग बार बार क्लास में भी कहते हैं कि टेस्ट सीरीज आप कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, हर टेस्ट को सीरियस तरीके से लीजिए। अगर आपने हर टेस्ट को ढंग से दिया तो ईएससी का जो फाइनल एग्जाम होगा या प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो भी एक सिंपल टेस्ट की तरह होगा। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा, आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो आईएएस मास्टर की टेस्ट सीरीज है वो कितना हेल्पफुल रही? सो मेंस के लिए आई वुड से कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हर संडे हमें टेस्ट जाके लिखना होता था तो एक टारगेट होता था मेरे सामने, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज राइटिंग मेंस। तो जैसे मुझे पता होता था कि इस संडे को ये सब्जेक्ट्स एंड ये टॉपिक्स हैं, तो मुझे उसको थॉरली करना है। एंड अगर मेरी कोई मिस्टेक होती है या फिर वहाँ पे जो क्योंकि टेस्ट सीरीज ऐसे होता है कि सब जो भी पॉसिबल वेज है क्वेश्चंस पूछने के,
वो आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू पता चलता है। आपको वहाँ पे वो जो 3 घंटे होते हैं आप वो कैसे मैनेज कर रहे हो वो टेस्ट सीरीज के थ्रू ही आपको पता चलता है। तो मेंस के लिए मेरे लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको एवरी संडे देना, फिर आके एनालाइज करना एंड अपनी गलतियां ढूंढना, उसको सुधारना, उसको मिनिमाइज करने का ट्राई करना। बिल्कुल। ये अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि जो टेस्ट सीरीज की एनालिसिस आप कर रहे थे, ठीक है, जो यहाँ पे है उसका क्या प्रीवियस टेस्ट का रिकॉर्ड रखते थे आप, कैसे अपना इंप्रूवमेंट देखते थे, या कुछ इसके बारे में अगर बताएं। सर जब टेस्ट पेपर एनालाइज करने की बात आती है तो मेरा ऐसा तरीका था कि सपोज आज कोई मैंने टेस्ट दिया है तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देख के ही पता चलता है कि यहाँ कहीं तो भी हम अटक रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं टेस्ट पेपर में ही सर्कल करके रखती थी, सो दैट ये तो पहले देखने ही है घर जाके कि मुझे इनको देख के थोड़ा सा हिचकिचाहट क्यों हो रही है क्वेश्चंस देख के। तो मे बी उसमें हमारा कोई वी आर लैकिंग इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो क्वेश्चन मैं पहले देखती थी उस टॉपिक को या फिर उस क्वेश्चन के डायरेक्टली सॉल्यूशन को रेफर करती थी। एंड बाकी जब मैं सॉल्यूशन के थ्रू जाती थी तो अपने को पता चलता है कि लाइक कहाँ गलतियाँ हुई है आंसर में या फिर कॉन्सेप्चुअल, या फिर कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारा आंसर सही भी होता है बट द वे वी डू इट एंड द वे इट इज गिवन इन द सॉल्यूशन ये थोड़ा अलग होता है। तो वो भी हम एक बार जब सॉल्यूशन के थ्रू गो थ्रू करते हैं तो वो पता चलता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर मेंस। तो ये मैं ऐसे ही एनालाइज करती थी कि टेस्ट पेपर लो, हमें क्या नहीं आया, क्या कहाँ गलतियाँ हुई, ये एंड देन ये चीज़ें जो बहुत ही मुझे ऐसे कुछ सिली मिस्टेक्स होती है वो तो हमें पता चलती है, बट जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली जो जिन चीज़ों में लाइक मिस्टेक्स हो रही है वो मैं सेपरेटली थोड़ा लिख के रखती थी सो दैट वो दोहराऊं ना मैं दोबारा। तो बात समझिए आप लोग, ये हम लोग हमेशा बताते हैं कि रिवीजन जब होता है ना, वो लॉन्ग टर्म में अगर किया जाए तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, बट अगर आप टेस्ट सीरीज की हेल्प लें, चीज़ों को मार्क करें और शॉर्ट टर्म में शॉर्ट स्केल पे अगर आप रिवीजन करें बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दूसरा इन्होंने पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो मैं 100% एग्री करता हूं कि सॉल्यूशन हमेशा जरूर देखना चाहिए कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया और इसमें सॉल्यूशन दिया कैसे है। कभी कभी हमारा मेथड सुपीरियर भी हो सकता है, कभी कभी हमारा मेथड थोड़ा मतलब आंसर तो मिल गया बट वो मेथड ज्यादा अच्छा था जो सॉल्यूशन में दिया गया था। तो मैं भी यहां पे सजेस्ट करना ऐड करना चाहूंगा कि आपका जो क्वेश्चन सही हुआ है उसका भी सॉल्यूशन देखिए, जो नहीं सही हुआ है वो भी देखिए। इससे आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव हो जाएगी और टाइम रिड्यूस हो जाएगा। करिश्मा, आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे आपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी और मेंस, आपने जब प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई, और आपका जो मुझे जो पता है कि ये सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ, पहला आपने कैसे दिया वो थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। आखिर आपने सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया कि इस बार आपकी इतनी प्रेस्टिजियस रैंक आ गई? मैंने एक्चुअली 20 जैसे मैंने पहले बताया 2021 के एंड में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे देनी है एग्जाम। ठीक है। तो 22 का अटेम्प्ट तो 2 ही मेरे बचे थे तो वो प्रिपेयर थी नहीं मैं। तो जब मैंने एग्जाम दिया था 22 का 2 महीने पहले जब मैंने डिसाइड किया था सो दैट मुझे एक ब्रीफ आइडिया लगे कि क्या थोड़ा सा एक सीरियसनेस आता है इसीलिए। तो 23 में जैसे मैंने बताया प्रीलिम्स में मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मेरे फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से मेरा स्कोर नहीं हो पाया प्रीलिम्स में। तो मैंने ये चीज़ मेंस में मिनिमाइज करने का ट्राई किया। जैसे मैंने मेंस एंड मेरे हिसाब से मेंस के लिए थोड़े से अलग शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि प्रीलिम्स के एग्जैक्ट नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि मेंस इज सब्जेक्टिव। तो डिज़ाइन स्टेप्स अलग से लिख के रखना, उनको रिवाइज करना, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक चीज़ सोचते बैठो। तो ये सब चीज़ें मैंने मेंस के लिए बहुत ध्यान दिया था कि अलग से डिज़ाइन स्टेप्स लिख के रखना, उनको बार बार रिवाइज करना, या फिर मतलब जो भी है रिवीजन पे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला था मेंस में, क्योंकि मुझे पता था कि प्रीलिम्स में मुझे बहुत बड़ा उसका नुकसान हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी वजह से। अच्छा ये बताइए, जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम लिख दिया, इसके बाद वो डाउट में रहते हैं कि मैं मेंस की क्लासेस ज्वाइन करूं या ना करूं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया है, कुछ बच्चे मेरे को ऐसे मिले कि उन्होंने विदाउट रिजल्ट देखे हुए मेंस की क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, कहते सर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, कल को पता लगे मेरा सिलेक्शन हो और मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठा हूं इसका वेट करने के लिए कि रिजल्ट आए।
आपने कैसे किया था? सर मेंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कमांड ज़्यादा बनते जाती है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। एंड जब मुझे मेंस के मुझे पता था कि मतलब प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद कि मुझे मेंस लिखनी है, जी। तब मैंने ज्वाइन कर लिया था मेंस का बैच, क्योंकि जब मेंस की बैच की बात आती है तो वहाँ पे बस क्वेश्चन सॉल्विंग ही होती है, तो वो आपको हेल्प ही करता है इम्प्रूव करने में। सो अगर कोई मतलब किसी को मेंस लिखनी हो या ना हो, एंड एक और चीज़ मेंस में ऐसा भी होता है कि सब्जेक्टिव होता है तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर भी होते हैं। बिल्कुल। तो मतलब मेंस की कोचिंग अटेंड करना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन अगर आपको करना है, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग या कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस हम बोलते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आईएएस मास्टर की फैकल्टीज आपके लिए कैसे हेल्पफुल रही, वो थोड़ा सा अगर आप बताएं। सर वो तो मतलब मैं उनके बिना तो मेरी जर्नी इनकम्प्लीट है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब भी बीच बीच में कुछ भी डाउट आता था, सर आपसे भी मैंने काफ़ी डाउट्स पूछे हैं मैथ्स के कि कि बीच में जो भी डाउट्स आते थे, सर ये टॉपिक में ये दिक्कतें आ रही है, या सर ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो चाहे वो घनश्याम सर हो, कंचन सर या आयुष सर, कोई भी हो, सब लोग टाइम टू टाइम सबने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसाइट्स दिए थे, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस की क्योंकि मेंस में समय कम होता है, पहली बार लिख रही थी तो मुझे काफ़ी जगह से स्ट्रेस होता था, तो मैं हर सर से, सभी सर से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। अच्छा, दूसरा ये कि आपको आईएएस मास्टर का डाउट सेशन जो लगता है उसके बारे में अगर बता पाओगे, जो हम लोगों ने यहाँ पे रख रखा है उसको आप कैसे मेजर करते हैं? सो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप चीज़ें कुछ सॉल्व करते हो या पढ़ते हो, आपको वन गो में सब कुछ आता है ऐसा नहीं है, आप काफ़ी चीज़ों में अटकते ही हो, तो वो डाउट सॉल्व करना मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली डाउट सॉल्विंग सेशंस का। ये देखो, आपको भी पता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन अरे ये बहुत सारे इंजीनियर्स के लिए ड्रीम होता है, ये बहुत सारे इंजीनियर्स के लिए ड्रीम होता है। तो आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स और भी हमारे ऑडियंस के लिए, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट हैं ईएससी के लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूर सर। पहले जैसे मैंने अभी बोला था कि मुझे पता था मेरा प्रीलिम्स में स्कोर थोड़ा कम है, तो मेरे से एक प्रीलिम्स के दौरान गलती हुई थी कि जब लास्ट क्लास में बहुत चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके थे एंड बहुत रिवीजन वगैरह, तो मेरी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम थी। अच्छा। तो मुझे वो थोड़ा, आई वॉज लैकिंग इन द कॉन्फिडेंस कि प्रीलिम्स के लिए। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे जो हो, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, रिवीजन इज़ बहुत लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको रिवीजन फ्रीक्वेंट करना ही है, क्योंकि यूजुअली हमें क्या होता है कि हम जब कुछ पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें आ रहा है, बट अगर हम फ्रीक्वेंट रिवाइज नहीं करेंगे तो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, हम नेचुरली वो चीज़ें थोड़े दिनों बाद भूल ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरे से वो एक चीज़ प्रीलिम्स में वो गलती हुई थी, बट विच आई ट्राइड कि मेंस में ये गलती ना हो, तो मेंस में मैंने काफ़ी फ्रीक्वेंट रिवीजन है, थोड़ा प्लानिंग के साथ किया था। तो एक संदेश तो मेरा ये रहेगा कि रिवाइज एज मच एज यू कैन। एंड रही बात फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन की, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि जो भी ये एग्ज़ाम देता है, जो भी कैंडिडेट है, हर एक के जर्नी में कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन टेंशन इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू आर नॉट द ओनली वन जिसको टेंशन या फ्रस्ट्रेशन हो है, तो बस थोड़ा पेशेंस रखिए, होल्ड ऑन टू योरसेल्फ एंड डेफिनेटली तुम आगे निकलोगे उससे। अच्छा करिश्मा, वन मोर क्वेश्चन, आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में अगर बताएं कि आपका फ्यूचर गोल क्या है आगे? सर इट वाज माय ड्रीम टू बी द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज, सो फिलहाल तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर जॉइनिंग टू कम एंड हाँ मैं बहुत एक्साइटेडली वेट कर रही हूँ कि हाँ जॉइनिंग हो जाए, पहले ज्वाइनिंग हो, फिर हाँ कुछ दिन काम किया जाए। शॉर्ट टर्म गोल अभी तो फिलहाल यही है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आप दिल से थैंक यू अगर बोलना चाहें तो किसको बोलेंगे? कुछ लोगों के नाम ले सकते हैं आप। So first of all my parents, my siblings and of course all the teachers जिन्होंने काफ़ी मुझे मेरे जर्नी में काफ़ी मदद हुई है जिनकी, एंड ऑल्सो माई फ्रेंड्स, चाहे वो मेरे बीटेक के हो, एमटेक के हो या फिर यहाँ पे कोचिंग के, सबने काफ़ी हेल्प की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखना,
एंड मेरे लोज में मुझे मोटिवेट करना कि नहीं, यू हैव टू गो, यू विल गो। बिल्कुल। फाइनली देखो, बात करके मैं कंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे। करिश्मा से बात करके काफ़ी बातें आप लोगों तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपनी यूनिक स्ट्रेटेजी इनसे रिलेट करके बना सकते हैं और इनके हिसाब से रिवीजन, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन और जो इंटरेक्शन है फैकल्टीज से, प्लस किसी भी सब्जेक्ट को आप इस तरीके से मत छोड़ दीजिए कि कंप्लीट हो गया इसके बाद उसके टच में नहीं है, आप उसको भी टच में बनाए रखना, प्रिपरेशन को पूरी तरह से अपने ग्रैब में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करिश्मा, थैंक यू सो मच एंड आई होप आप लोगों के लिए ये इंटरव्यू सेशन भी बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।